नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे महाबवाल जारी महिला आरक्षण की तैयारी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश कर से चर्चा शुरू कर दी है। इस अधिनियम के लोकसभा में पेश होने के साथ ही देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में मोदी सरकार की जमकर सराहना हो रही है। भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जमकर जश्न मना रहे हैं और इस बिल के पास होने की उम्मीद भी है। ऐसे में जब तक यह विधेयक कानून का रूप लेगा तब उत्तराखंड विधानसभा की तस्वीर भी बदल जाएगी। हालांकि जानकारों का मानना है कि महिला आरक्षण का कानून लागू में अभी वक्त लग सकता है और इसकी मुख्य वजह यह है कि यह कानून लागू किए जाने से पहले देश में जनगणना और परिसीमन की भी शर्त रखी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में इस समय हाल में चुनी गई पार्वती दास समेत कुल 9 महिला विधायक हैं और 33% आरक्षण लागू होने के बाद उत्तराखंड विधानसभा में 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। सवाल यह है कि क्या 3 दशक से जो सपना साकार नहीं हुआ, क्या वो सपना मोदी सरकार साकार करने वाली है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश कर इसमें चर्चा शुरू कर दी है। इस अधिनियम के लोकसभा में पेश होने के साथ ही देश के साथ उत्तराखंड राज्य में मोदी सरकार की जमकर सराहना हो रही है। भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जमकर जश्न मना रहे हैं। इस विधेयक के जल्द पास होने की भी उम्मीद है। ऐसे में जब यह विधेयक कानून का रूप लेगा तब उत्तराखंड विधानसभा की तस्वीर भी बदल जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में इस समय हाल में चुनी गई पार्वती दास समेत कुल 9 महिला विधायक हैं और 33% आरक्षण लागू होने के बाद उत्तराखंड विधानसभा में 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। वहीं राज्य के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये कदम क्रांतिकारी है। प्रधानमंत्री ने हमेशा से महिलाओं की आवाज सुनी है व उनकी चिंता की है। प्रधानमंत्री महिलाओं के विकास और उन्हें नेतृत्व देने की बात करते हैं। महिलाओं के विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एक महिला होने के नाते आज मैं देख रही हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। महिला आरक्षण 33% उन्होंने आज यूनियन कैबिनेट में पास हुआ है और पार्लियामेंट में संसद में पेश हुआ है। उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने हमेशा से हमारी आवाज़ सुनी है, हमारी चिंता की है और बात हमेशा बोला है कि हम लोगों को वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करनी है, महिला को नेतृत्व देना है ताकि वो अपने विकास की बात कर सके और उस तरफ एक ये बहुत ही बड़ा कदम उठा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस तरह का निर्णय भारतवर्ष के लिए लिया है। भले ही महिला आरक्षण विधेयक को लेकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की बात कही जा रही हो, लेकिन देश में महिला आरक्षण का कानून लागू होने में अभी वक्त लग सकता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि यह कानून लागू किए जाने से इससे पहले देश में जनगणना और परमिशन की भी शर्त रखी गई है। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल पिछले 27 वर्षों से लटका हुआ है। इसे पहली बार 12 सितंबर 1996 को एचडी देवगौड़ा की सरकार ने पेश किया था। हालांकि उस वक्त ये बिल पास नहीं हो सका था। इसके बाद भी तमाम सरकारों ने इसे कानून का रूप देने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। देखिए,
जरूर ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अगर राजनीति से प्रेरित होके भी मोदी सरकार लास्ट में 9 साल बाद आखिर इस विधेयक को पास कर रही, तो मैं उनको धन्यवाद ही देना चाहूँगी, क्योंकि ये महिलाओं की भागीदारी की बात है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अगर महिलाओं की भागीदारी अगर सक्रिय राजनीति में बढ़ती, तो मुझे लगता है कि जिस इमोशन के साथ, जिस भावना के साथ महिलाएं काम करती हैं, वो लोगों के बीच में जाके जो काम कर सकती थी, उसके उनको एक मौका मिलने जा रहा है। तो इसके लिए मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, मैं धन्यवाद ही देना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी का भी। देखिए, बहुत खुशी की बात है और पूरे भारत की मातृशक्ति में खुशी की लहर है। जो बहुप्रतीक्षित मांग थी, आज वो मोदी जी ने पूरी कर दी है और लोकसभा में महिला विधेयक, नारी शक्ति वंदन विधेयक ला करके उन्होंने सारे मातृशक्ति को खुश कर दिया। और जो महिलाएं चाहती थी कि हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा और विधानसभा में हो, उसका जो प्रतीक्षा थी वो पूरी हो चुकी है। और अब महिलाओं को अपनी जो मातृशक्ति है, उनकी जो बातें होती हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनकी आवाज लोकसभा और विधानसभा में गूंजेगी। कुल मिलाकर 3 दशक के बाद एक बार फिर महिला आरक्षण पर उम्मीद जग गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों महिला आरक्षण अधिनियम में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया? आखिर क्यों मोदी सरकार को चुनावी साल में महिला आरक्षण की याद आई? सवाल तो महिला आरक्षण बिल के लागू होने पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले देश में जनगणना और परिवेशन की भी शर्त रखी गई थी। ऐसे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो महिला आरक्षण बिल जो है उसे पेश किया गया है और अभी इसे कानूनी रूप देने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले सियासत ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि ये वक्त जो है इस वक्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ ये धरातल पर कैसे उतरेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि अन्य विपक्षी दलों की बात करें तो वो इसके समर्थन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन सवालों के साथ आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। अनिल थपलिया जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रविंद्र कुमार जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश कर दिया गया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो क्या रिएक्शन है, क्योंकि काफ़ी खुशी जो है वो फिलहाल देखा जा रहा है। उमा सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। उमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी रविंद्र जी। जी देखिए, अमृत काल में वापिस भारत अपने परम वैभव पे धीरे धीरे लौट रहा है। जिस प्रकार इस देवभूमि भारत में नारी का सम्मान होता था, कहीं ना कहीं उस सम्मान को वापिस एक बार फिर आज इस विधेयक के जरिए माननीय मोदी सरकार ने इसे पार्लियामेंट में पेश किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि पार्लियामेंट का नई संसद के उद्घाटन सत्र में ही, शुरुआत में ही पहला कानून जो पास होने जा रहा है वो नारी शक्ति का है, देवी शक्ति का है। और एक बहुत बड़ा उदाहरण कि जिस प्रकार से भारत की परंपरा रही है, सदैव नारी का सम्मान, देवी का सम्मान है, ये उसी सम्मान को कहीं ना कहीं झलकाता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये कहीं ना कहीं भारत में और भारत के लोगों के लिए गर्व का विषय है। एक लंबे समय से इस अधिनियम को, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, इस अधिनियम को लंबे समय से कई तरीके की रुकावटों के बाद आज जिस तरीके से इसे पेश किया माननीय मोदी जी, वाकई में, और उनकी कैबिनेट और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके लिए वाकई में बधाई के पात्र हैं। और कहीं ना कहीं वह सभी दल भी जो इसके समर्थन में आज इसके साथ है, वह भी कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक क्षण और लम्हे के कहीं ना कहीं साक्षी बनने जा रहे हैं। तो इस पे मेरा तो मानना यही है कि इस पे कोई बहस नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं।
एक अच्छा काम हुआ है, एक बड़ा काम हुआ है, एक सम्मान का काम हुआ है। इसे हमें सबको बधाई देनी चाहिए, हर्ष का विषय है। हमें सबको इसे एक पॉजिटिव वे में स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। रविंद्र जी, मैं आगे इस पर आगे विस्तार से चर्चा करूंगी। हमारे साथ उमा सिसोदिया जी जुड़ी हुई हैं। उमा जी, चूंकि महिला हैं इसलिए मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि 27 सालों से जिस चीज़ पर काम किया जा रहा था, अब उसे कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। अगर हम इस पर बात करें तो आरक्षण की बात कही जा रही है, तमाम चीज़ें। मोदी जी ने जब ये सदन की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने सत्र में शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इस बार कई ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। मानती हैं कि ये ऐतिहासिक फैसला है? देखिए एंकर महोदय, मैं अपने बड़े भाई रवि बात में सुन रही थी। उन्होंने महिला शक्ति, महिला वंदन के बारे में बात की। खैर, मैं पॉलिटिकल बातें नहीं कहूंगी कि आरुषि हत्याकांड जैसा एक जघन्य हत्याकांड यहाँ पर हो गया और आप लोगों ने उस बच्ची की जो पहली पुण्यतिथि थी उस पर सरकार की तरफ से, धामी जी की तरफ से कोई एक बयान तक भी नहीं आया। सिर्फ डोम में जो नर्सिंग कॉलेज है उसके लिए आपने जरूर कहा कि आरुषि का, उसके अंकिता के नाम से हम इसको रखेंगे, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पर था, इतना बड़ा कैंडल मार्च विभिन्न संगठनों की तरफ से यहाँ पर था, लेकिन उसमें बीजेपी कहीं नजर नहीं आई और आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी उस बच्ची के लिए कोई एक ट्वीट तक भी नहीं आया। और रही बात महिला आरक्षण बिल की, आपने कहा कि 27 साल से इस पर तैयारी चल रही है। अगर 27 साल से तैयारी चल रही है तो इतना नाकारा बिल कैसे पेश किया गया जिसमें अभी ये कहा गया कि अभी पहले जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा। अगर आपको वाकई में अगर सरकार को बिल लेकर आना था तो पूरी तैयारी के साथ लेकर आना था। ये सब जनगणना, ये सब परिसीमन और ये सारा होमवर्क आप लोगों को कर लेना चाहिए था, लेकिन ये सब होमवर्क नहीं किया गया। और सबसे बड़ी मिस्टेक तो उसमें थी कि उसमें जो आरक्षण है उसके बारे में बात नहीं हुई। यानी कि आपने आनन फानन में सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए 2024 सामने दिखाई दे रहा है, महिलाओं के हाथ में आपने एक लॉलीपॉप जैसा थमा दिया। आपको पूरा करके आना चाहिए था। देखिए, जब आप किसी मार्केट में भी निकलते हैं तो आपको पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल रखने से पहले अपना होमवर्क करके नहीं आए, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क मैं लगाती हूँ कि उनकी जो मंशा है क्या वो वाकई सिर्फ इवेंट बनाने की है, सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस पे छाने की है, चर्चाएं कराने की है, या वाकई में आरक्षण देने की है। जिस हिसाब से अभी आरक्षण आया है अगले 4-5 साल तक नहीं होगा और उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी। आप ये लगाइए कब परिसीमन होगा, कब जनगणना होगी, कब क्या होगा, उसके बाद कभी आरक्षण का बिल जो है एक्चुअल में पास होगा। अभी तो सिर्फ पेश हुआ है। तो मेरा कहना ये है कि सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, सिर्फ जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में ये भ्रम लाने के लिए, मेरे पास में सुबह से मेरी पार्टी की कई महिलाओं के फोन आ गए, मैम आरक्षण बिल पास हो गया। मैं हैरान हूँ। मैंने कहा आप तो कम से कम राजनीतिक हैं, आप तो कम से कम पढ़ लीजिए कि वाकई में पास हो गया या अभी सिर्फ रखा गया पेश हुआ है। कितने सारे पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं। कल मैं योगी जी का भाषण सुन रही थी, योगी जी ने भी कहा कि पहले जनगणना और परिसीमन। तो ये सारे जो इफ एंड बट्स लगा के आप लोगों ने इस आरक्षण बिल को पेश किया है, ये सिर्फ महिलाओं के हाथ में झुंझुना पकड़ाने का है कि आप ये झुंझुना दे दिया, आप इसको बजाते रहिए। लेकिन अभी आरक्षण वाकई में एक्चुअल में जमीन पर आरक्षण मिलने में भी कम से कम 4-5 साल का टाइम लगेगा। राजन जी, वो भी तब लगेगा जब वाकई में सरकार सही संजीदा जनगणना करा लेगी, परिसीमन पूरा करा लेगी। ये बिना होमवर्क करे आके लाकर आप लोगों ने टिका दिया, फिर आप कहेंगे महिलाओं को समझा नहीं पाए जैसे किसानों को नहीं समझा पाए थे। आप समझ रही हैं? मतलब ये सिर्फ जुमलेबाजी की राजनीति हर समय। अरे कभी तो छोड़ दीजिए भाई जुमलेबाजी की राजनीति करना, कभी तो एक्चुअल में काम कीजिए। या सिर्फ अखबारों में लिखने के लिए और हेडलाइंस बनाने के लिए आप लोग सब। राजन जी, यशी, सबसे पहले तो आपको और उमा जी को बधाई कि चलो बिल जो है फर्जी ही सही सदन में आया, तो आधा अधूरा ही सही। आप मेरी बधाई स्वीकार नहीं कर रही दोनों। मैं स्वीकार नहीं कर रही हूं। मैं भी स्वीकार कर नहीं पा रही हूँ। राजेंद्र जी, मेरी छोटी सी टिप्पणी है। सोनिया गांधी जी ने कहा ये राजीव गांधी वाला बिल है, तो आधा अधूरा रहे राजीव गांधी वाला बिल। बताऊंगा उसका भी जवाब। चलिए राजन जी शुरू करें। वो यशी जी, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की सुंदरता यह है और मानता भी कि अमेरिका से पहले हम लोगों ने
दलितों को, महिलाओं को वोट का अधिकार दिया 1950। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का एक सबसे शानदार तोहफा अगर इस देश की जनता को मिला, तो अमेरिका से भी हमने 10 साल पहले, जब 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी पंचायत राज एक्ट लाए, तो उन्होंने उसमें क्लियर शॉट महिला प्रतिनिधियों के लिए स्थान रखा। जो राज्यसभा में बिल वो फेल हो गया, बाद में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में वो पास हुआ, और उसकी बदौलत आज हमारे यहाँ विधायक भी हैं। हालांकि अभी हमारे यहाँ राज्यसभा वो विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण नहीं, लेकिन पंचायत में, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में, ब्लॉक्स में, जिला पंचायतों में रिजर्वेशन है। और लगभग मेरा मानना है 12-14 लाख महिलाएं प्रतिनिधि इस देश में हैं, और उनमें से बहुत सी महिलाएं अपनी योग्यता जो है वो पुरुषों से भी बेहतर साबित कर रही हैं। जैसे इंदिरा जी, सुषमा स्वराज, सरोजनी नायडू, शीला दीक्षित और बहुत लोग, अभी मीरा कुमार जी हमारे यहाँ लोकसभा की स्पीकर थी। लेकिन सवाल एक घूम फिर के आ गया कि जब आप किसी वर्ग को कोई सहूलियत, कोई प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तो वो आधा अधूरा क्यों? इस सरकार की यशी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ये कृषि बिल लाए, आधा अधूरा ले आए। ये जीएसटी बिल लाए, उसमें इन्हें बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने पड़े। डीमोनेटाइजेशन ये लाए, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने पड़े। और अब ये महिला आरक्षण विधेयक है। महिला आरक्षण विधेयक में राज्यसभा में नहीं है। जो महिलाएं चुनाव नहीं लड़ रही, जो पार्टियों के लिए काम करती हैं, संगठन में काम करती हैं, या कहीं ऐसी परिस्थिति है कि मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूं और ये लोकसभा महिला के लिए रिजर्व नहीं है, ऐसे लोगों का समायोजन विधान परिषद में और राज्यसभा में हो सकता है। उसमें इनका कहीं इन्होंने उनका प्रावधान नहीं रखा। और जो ओबीसी महिलाएं हैं उनके लिए तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, हालांकि मुझे ये कहनी नहीं चाहिए, थोड़ी हल्की बात है, जिस आदमी ने अपने घर की महिला को सम्मान नहीं दिया, वो देश की महिलाओं को कैसे सम्मान देगा? अभी हमारी बहन कह रही थी, उमा जी, कि अंकिता भंडारी पे प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं आया। प्रधानमंत्री तो मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोले। मणिपुर की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर एक शब्द नहीं बोले। ये तो इवेंट पर बोलते हैं। जैसे कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई, उसमें इन्होंने बोला। जहां इन्हें राजनीतिक लाभ दिखाई देता है, वहां ये लोग जो हैं उसका खूब प्रचार प्रसार करेंगे। और हमारे हिंदुस्तान में महिलाएं भोली जरूर हैं, लेकिन इतनी नादान नहीं है कि वो समझ नहीं रही कि ये बिल जो है 2029 में भी या सक्सेसफुल या लागू होगा या नहीं, क्योंकि इसमें जो ओबीसी का जो मैटर फंस जाएगा, ये परिसीमन के बाद फिर दोबारा इसे प्रस्तुत करना पड़ेगा अमेंडमेंट के लिए। तो इस प्रकार से ये महिलाओं को मात्र एक लॉलीपॉप है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अनिल थपलियाल जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर उमा जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि इफ और बट के साथ, कई क्लॉजेस के साथ ये बिल जो है वो भी पेश किया गया है, पास भी नहीं हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और कई विपक्षी दलों की इस पर प्रतिक्रिया आई है और सबका यही कहना है कि अभी इतनी आसानी से ये बिल लागू भी नहीं हो पाएगा। तो भाई फिर किस बात का महिमा बंडन? 2024 का चुनाव है और उसे ध्यान में रखते हुए आनन फानन में ये सारी चीजें की गई हैं। जी जी जी, यसी जी बिल्कुल ठीक कहा। अभी राजेंद्र चौधरी जी ने जो बता रहे थे, उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 27 वर्ष तो इसको तैयार करने में लग गए हैं, और 27 वर्ष के बाद इनको पता है कि 1 वर्ष और है लोकसभा चुनाव का, और ये तब तक इसमें जितने संशोधन होने हैं, जैसे अभी इन्होंने गिनवाए, यूसीसी था, जीएसटी का है, अपना कई चीजें थी जो सेंट्रल लेवल पे थी, वो परिपूर्ण नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं उन पे क्वेश्चन मार्क था। इसमें सबसे बड़ा पेच जो बताया अभी इन्होंने, बहुत अच्छी बात बताई, सराहनीय कदम है ये। हम सरकार को धन्यवाद देंगे। कम से कम सोचा तो है, 27 वर्ष बाद
ये होश में तो है कि ये बिल भी मेरे विधानसभा लोकसभा में पेश करना है। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, इन्होंने एक चीज कही है, जो महिला कार्यकर्ता हैं जिनके यहाँ आरक्षण नहीं है, जो ओबीसी है, क्या ये लगता है आपको कि 29 में या 27 में जब भी ये पास करेंगे, या इतने समय के बाद जब इनके विधानसभा चुनाव कई स्टेट में है, तब तक ये उसको झोंकते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे उस पर? ये ठीक है कि एक कदम है इनका कि अब नियरेस्ट है तो हर चीज होगा, यूसीसी भी लागू होगा तो भू कानून भी लागू होगा, तो अन्य अंकिता हत्याकांड में आप कॉलेज पे नाम भी लिख देंगे, जिंदा मरण उपरांत उसके माता पिता या उसका सम्मान, जो उत्तराखंड की बेटी थी, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा मुद्दे को, लेकिन बता रहा हूं, ये इस पे कोई एक ऐसा ठोस कानून बना दे, ऑन द स्पॉट सब कुछ होना था। इन्होंने सीबीआई की जांच न कराने के बाद एसटीएफ दी, क्योंकि एसटीएफ इनके हाथ में था। ये कानून उसको लागू करते हैं केंद्र सरकार जो इनके अधीन होते हैं, जो पूर्ण कंट्रोल में होते हैं, उनके वो करते हैं, और जिनमें ये पूरा संशोधन कर सकते हैं। जहां पेंच पड़ने वाली बात हो जाएगी वहां ये समय मांगना शुरू कर देते हैं। अब करना ही था इनको विधेयक पास, अभी तो पेश ही हुआ है, अभी तो इस पे चर्चाएं ही हुई हैं। अब ये चर्चाएं कब तक खत्म होंगी ये कोई निश्चित नहीं है। हो सकता मेरे ख्याल 1 महीना भी लग सकता, हो सकता चुनाव के ठीक पहले भी हो जाए कि हम इसको बिल पास कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत नियरेस्ट है मामला। कर तो महिला सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस कदम उठाते ना, महिला सशक्तिकरण के लिए कोई ऐसा कानून बनाते, कोई ऐसा आरक्षण देते, कोई ऐसा विधेयक पास करते जिसमें महिला प्रोटेक्शन रहे। आज की डेट में तो महिला प्रोटेक्शन नहीं, आप आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, कहां है? मैं उत्तराखंड की बात करता हूं, मैं देश की बात नहीं करता। उत्तराखंड में 3 कांड ऐसे हुए, 2 लव जिहाद के और एक ये अंकिता वाला, उनको तो न्याय मिल नहीं पाया। उनके परिवार को कल मैं इनके प्रवक्ता सुन रहा था बोलते हुए कि हमने वो सारे जेल में डाल दिए हैं, अंकिता हत्याकांड वाले। ठीक है, आपने डाल दिए हैं, होता है। जैसे आप अपनी उपलब्धियों को केंद्र से लेकर राज्य तक जनता के सामने टीवी के माध्यम से, ना, नेशनल चैनल्स और नेशनल न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमने 2014 से 17 तक ये 19 तक ये किया और 19 से 24 तक ये करने वाले हैं। तो उसी प्रकार से इन पे भी कुछ अपनी उपलब्धियां बताते ना, कि हमने इन कानूनों को बनाया, इन कानूनों में इम्प्लीमेंट हो गया। यूसीसी पे आज से 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी किसी मंच पे बोल रहे थे कि वो अभी लागू नहीं हो सकता, जबकि इन्होंने कहा हमने चर्चा कर दी। उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं, हमने चर्चा कर दी, पास होने वाला है। ढिंडोरा पीट दिया, सारे संगठनों को शांत कर दिया, जो संगठन विद्रोह कर रहे थे इनका। कहां गया भैया? भू कानून का था ही ना। हाँ, वो तो 1971 क्या नाम है, 1950 और 371 हम कर रहे हैं। ये तो राज्य आंदोलन उस समय कुछ त्रुटियां थी, एक रोड मैप नहीं था। चले, तो मैं अनिल सबराज जी वापस आऊंगी आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हम बात कर रहे हैं महाबवाजारी महिला आरक्षण की तैयारी, चर्चा इसी पर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरधर शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। गिरधर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बिल को लेकर? देखिए, ये बिल पेश किया गया है, अभी तक पास नहीं हुआ, कुछ नियम शर्तें जो हैं वो भी काफ़ी हैं। और उमा जी ने, अभी आप चूंकि देर से जुड़े हैं, उमा जी ने इस पर बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा ये महज एक लॉलीपॉप है जो महिलाओं को थमा दिया गया है, और 2024 चूंकि सामने नज़र आ रहा है, इसलिए इस तरीके की चीज़ें की गई। हालांकि इसका लाभ जो है वो फिलहाल अभी महिलाओं को तो नहीं मिलने वाला है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये बात तो सही है कि फिलहाल, आवाज आ रही है? जी आवाज जी आ रही है? जी ये बात तो सही है कि फिलहाल तो महिलाओं को इसका जो लाभ है वो तुरंत तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो सरकार ने विधेयक पेश किया ये इस देश के लिए बहुत ही अच्छा है। और खास तौर से वो महिलाएं जो आज तक बहुत काम तो करते रही देश के लिए, चाहे वो हर क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में हो, हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी रूप में भूमिका निभा रही हैं, लेकिन उनको अपनी आवाज उठाने का मौका संसद में अभी तक या विधानसभाओं में पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। पुरुष जो है उस पर काफी हावी रहते हैं, और बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी बात को संसद तक, वो भी उनकी कृपा से, जो पार्टियां होती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टियां हो, भाजपा, कांग्रेस या कम्युनिस्ट या आप पार्टी, कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियां जो है डिपेंड करती हैं कि कब उनको
उनको जो है केंद्रीय नेतृत्व तो उनको टिकट देगा। लेकिन अब जब प्रावधान उसका हो जाएगा आरक्षण का, तो उसके बाद तो फिर मजबूरी होगी कि 33% महिलाएं अभी ना हो पाए। लेकिन कोई भी अगर काम अगर नहीं शुरू किया जाएगा तो फिर अगर 5 साल बाद शुरू करते तो फिर और 5 साल के लिए बढ़ता, क्योंकि नियम ये है कि जब तक परिसीमन नहीं होगा और जनगणना नहीं होगी कहां पर कितनी महिलाएं हैं, कहां पर कितने पुरुष हैं, तो तब तक तो वो हो नहीं पाएगा लागू। वो नियम है, वो नियम सब जानते हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं अपनी अपनी पार्टी के अनुसार। सबको पता है कि जब तक परिसीमन नहीं होगा उस हिसाब से महिलाओं का फिर वो आरक्षित होंगी, फिर वो चुनाव आयोग को जाएगा कि ये सीटें आरक्षित हो गई हैं, तब जाके वो लागू होगा। उसे आप लागू करें। उससे पहले भी पूर्व में कांग्रेस तो उसे कर चुकी है, राज्यसभा में पास कर चुकी है, लेकिन लोकसभा में नहीं, वो लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की वजह से नहीं पास हो पाया उस टाइम, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उसमें जातिगत भी पुट जोड़ा जाए, उसमें जातिगत उसमें वो आरक्षण के लिए सुविधा दी जाए, जो कि उस टाइम उस बिल में नहीं था और ना कांग्रेस ने उसे माना था उस टाइम। इसी प्रकार ये बिल पहले भी कई बार देवगौड़ा के टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे कई बार पेश हुआ। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये एक चुनाव से पहले ही क्यों किया, ये बात, इस बात में दम है कि थोड़ा और पहले कर लेते। लेकिन मैं कह रहा हूं कोई भी काम, अगर अच्छा काम कभी भी शुरू हो, चाहे आज शुरू हो, चाहे कल शुरू हो, चाहे अगले टर्म में शुरू होना जरूर चाहिए। उसको रोकने या उसको समेटने का, उसको ना करने का जो है कोई आधार नहीं है। अगर कोई अच्छा काम शुरू हो रहा है, कभी भी शुरू हो, उसका जरूर स्वागत होना चाहिए। और स्वागत के लिए वैसे तो कांग्रेस ने कल ही कहा जाता है कि हम बिल का स्वागत करेंगे, सभी लोग स्वागत भी कर रहे हैं, उसका समर्थन भी कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अपने अपनी पार्टी चुनाव चूंकि नजदीक है, तो अपने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी पार्टी के अनुसार। गिरधर जी, अभी मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, या न्यूट्रल रिएक्शन लेकर बैठूं मैं इस बिल को लेकर। जो मेरे ख्याल अभी तक किसी पार्टी ने समर्थन ऐसा कोई नहीं है। उमा जी आऊंगी मैं इसके बाद। छोटी मोटी जी, इस पार्टी कोई भी समर्थन ऐसा नहीं है कि जो कि समर्थन ना कर रहा हो। हाँ, इफ एंड बट कि हम अपना श्रेय ले रहे हैं, इसमें जरूर वो अपना पेट जरूर फंसा रहे हैं कि हमने किया था, तुमने किया था, इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन समर्थन तो सब कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि जो समर्थन नहीं करेगा वो पछताएगा। अभी आपको पता है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो उत्तराखंड तो महिला प्रधान प्रदेश है। हाँ। यहाँ का तो आंदोलन ही महिलाओं ने उठाया। यहाँ का जब पेड़ कट रहे थे बहुत ज्यादा, तो चिपको आंदोलन भी महिलाओं ने उठाया। तो महिला प्रधान प्रदेश तो ये है हमारा देश। और इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि महिलाओं ने कहीं पिछड़ी हैं तो उनको रहने दो, पुरुष ही आगे काम करते हैं। अब तो सब जगह महिलाएं ही काम कर रही हैं। और 50% महिलाएं, जब 50% उसमें जनगणना में हम हैं महिलाएं, तो उनको तो आरक्षण मिलना ही चाहिए उनका, उसमें तो दो राय नहीं है। और सभी को स्वागत करना चाहिए इसका, कोई भी इसको पीछे। उमा जी जी, यशी जी, आपने क्वेश्चन पूछा कि आपको इस आरक्षण पर खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, तो सेम यही प्रश्न मेरे मन में भी है और मेरे जैसी हजारों लाखों करोड़ों महिलाओं के प्रश्न मन में भी यही प्रश्न आया है कि हम इसमें खुश हों या हम इसमें ये क्वेश्चन मार्क लगाएं कि मोदी जी, जब आप ये आरक्षण विधेयक लेकर आए थे तो उससे पहले आप कम से कम अपना होमवर्क तो पूरा करके आते। अब क्या होगा यशी जी, मैं आपको बताती हूँ। दो चीजें इसमें हो सकती हैं, या तो वाकई में मोदी जी करने के मूड में हो तो परिसीमन और या जनगणना, ये बहुत ऐसा काम नहीं है कि जिसको वो 4-6 महीने के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर ना निपटा पाए। हो सकता है वो 2024 के चुनाव से पहले ये सब चीजें कर भी दें और चुनाव के घोषणा होने के एक दिन पहले महिला आरक्षण बिल पास भी हो जाए और महिलाओं को टिकट भी उनके परिसीमन के हिसाब से मिल जाए। ऐसा हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम आज से 4 साल बाद इसी बात पर किसी दिन चर्चा कर रहे हों कि जो परिसीमन नहीं हुआ अभी तक क्या कहते हैं, जनगणना का काम पूरा नहीं हुआ, महिला आरक्षण बिल 2023 में रख दिया गया था सितंबर के महीने में, आज 5 साल हो चुके हैं। यशी जी, मैं भी यहीं बैठी हूँ और आप भी यहीं बैठे हो। ऐसा भी हो सकता है कि हम 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद चर्चा कर रहे हो इस बिल पर कि 27 साल के बाद तो सिर्फ पेश हो पाया और अब 15 साल के बाद भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा कब होगा। मेन आता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी है हमारी सरकार की। क्या वाकई में राजनीतिक रूप से आप इतने शक्ति रखते हैं, इतनी इच्छा शक्ति आपकी है कि आप महिलाओं को बिल दे पाए, ये आरक्षण दे पाए? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं इस समय ना इस आरक्षण बिल को लेकर खुश हूं और ना मैं परेशान हूं। जो होगा मोदी जी या जो हमारी केंद्र सरकार है वो इस काम को कितना जल्दी कर लेती है तो महिलाओं के लिए हम लोग भी इसमें स्वागत करेंगे। लेकिन उमा जी देखिए, इस बिल ने हलचल तो मचा दी है, क्योंकि देखिए अब जैसे कि हमने आपसे कहा, अभी अगर ये महिला आरक्षण का बिल नहीं पेश किया गया होता तो शायद महिलाएं इस बारे में सोच नहीं रही होती, बात भी नहीं कर रही होती। लेकिन अब चूंकि ये बिल पेश कर दिया गया है तो महिलाएं, हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बाहर भी लोग इस पर बात कर रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। जिन्हें जानकारी पूरी नहीं है वो खुश भी है, जिन्हें जानकारी है उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, वो ब्लैंक है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि 2024 के लिए कहीं ना कहीं एक जैसे कि आप लोग आप हमेशा आपकी लैंग्वेज में अगर कहें तो एक लॉलीपॉप तो थमा दिया गया है। बिल्कुल यशी जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन मुझे वाकई में इस चीज का बड़ा अचंभा हुआ कि इतना मतलब आपने बिना तैयारी के ये बिल आपने पेश कर दिया, सदन में आप लेकर आ गए, अखबारों की आपने हेडलाइंस बनवा दी और जगह जगह बीजेपी की महिला कार्यकर्ता नाचती गाती झूमती हुई नजर आ रही हैं। तो मेरे ऊपर मतलब मेरे दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन आता है कि इतनी खुशी किस बात की है भाई, पहले इस बिल को पास तो हो जाने दीजिए। अब रविंद्र जी इसका जवाब देंगे। हो सकता है कि बिल 3-4 महीने के अंदर पास हो जाए अगर सरकार, देखिए मैं तो हमेशा कहती हूँ अगर सरकार काम करने पर आ जाए तो बहुत कुछ कर सकती है। जनगणना भी हो जाएगी 4-6 महीने के अंदर और बिल भी पास हो जाएगा, परिसीमन भी हो जाएगा अगर सारे अफसरों को इसी काम में लगा दिया जाए। लेकिन अगर करना है तो, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम और आप यहीं बैठे हैं इसी विषय पे। नीति और नियत साफ होने की जरूरत है और नीति साफ नजर आ रही है, लेकिन अब नियत पर संशय बरकरार है। मैं राजेंद्र जी में आऊंगी, लेकिन उससे पहले रविंद्र जी का रुख कर लेते हैं जरा। रविंद्र जी, कल के फुटेज हमने काफी देखे, एकदम बीजेपी कार्यालय के बाहर ढोल नगाड़े और न जाने क्या क्या लोग नाचते झूमते हुए नजर आ रहे थे कि मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। लेकिन उमा जी जैसी या मेरे जैसी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इफ और बट समझ रही हैं। जो नहीं समझ रहे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो इफ और बट समझ रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है रविंद्र जी, और जब मैंने आपसे पहला शुरुआत में ही इस डिबेट में जब मैं आपके पास आई थी तो आपने इसकी बधाई दी, आपने सब कुछ किया, लेकिन आपने जनगणना और परिसीमन का नाम तक नहीं लिया। उसका जिक्र उमा जी और राजेंद्र जी ने किया, आपने नहीं किया, क्योंकि आपको पता था कि इफ और बट लगा हुआ है। लेकिन जो आधा सच है उस पर तो खुशी मना ही सकते हैं। नहीं यशी जी, देखिए उमा जी हो या राजेंद्र जी हो या अन्य विपक्ष के घमंडिया गैंग के कोई भी नेता हो, वो तो प्रश्न चिन्ह हमेशा से अब उठा मंच से मोदी जी कुछ भी कहेंगे उसके बाद वो डिबेट पे भी शुरू होने लगेगा क्या? सुन लीजिए ना, देखिए आप अगर ये जुमला गैंग के सदस्य हैं यशी, देखिए मैं राजेंद्र जी और ये जो है ये भी एक जुमला ही है। ये जो महिला बिल है ये जुमला ही है। एक सेकंड रविंद्र जी को पूरा करने चाहिए, उसके बाद राजेंद्र जी आते हो। मैं देखिए जैसे अगर आप बोले, आप जैसी एक अच्छी पत्रकार जो सारी चीजों को समझती है, तो मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा कि जो लोग मोदी जी को जानते हैं या जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जानते हैं, ये धारा 370 को लेके भी ऐसी जुमला बताते थे, 370 को लेके भी प्रश्न चिन्ह उठाते थे, राम मंदिर को लेके भी ऐसी प्रश्न चिन्ह उठाते थे और अन्य बहुत सारी चीजों को लेके जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह उठाते थे वो सारी चीजों को उदाहरण है। और अगर हर्ष है लोगों के बीच में, लोग इसको लेके बात कर रहे हैं, लोग इसको लेके मोदी जी को बधाई दे रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आके महिलाओं नेताओं के साथ अन्य महिलाएं जो सामान्य परिवारों को महिलाएं झूमती गाती हैं और बधाई देती हैं, तो ये उसी का नतीजा है कि उन्हें पता है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि ये इफ और बट किंतु परंतु ये इनके लिए तो हो सकता है। देखिए विपक्ष का काम अटकाना भटकाना लटकाना ये रहा है। इनकी बातें वादे और इरादे जनता पूरे तरीके से जानती है। आप देखिए अभी किस प्रकार से राजेंद्र जी ने राजीव गांधी जी की बड़ी प्रशंसा करी। उन्हीं राजीव गांधी जी ने शाहबानो केस, एक महिला जिसको कोर्ट ने उसके तलाक होने पे उसके आदमी से उसकी तय करी कि भाई ये इतने रुपए देगा, लेकिन उनको कट्टरपंथियों मौलानाओं के हाथ में छोड़ दिया। बाद में उसका क्या अंजाम हुआ आज तक भी वो एक मिसाल बना। फिर जाके इसी सरकार ने उन सारी चीजों को
तीन तलाक कानून को हटा के ये पूरा किया। और आम आदमी पार्टी की बात करिए महिलाओं के लिए, सारी दुनिया ने देखा, इनका एक राशन मंत्री था संदीप कुमार, किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान करता था राशन कार्ड बनाने के नाम पे। वो सारे चलचित्र पूरी टीवी पे, हमारे यहाँ उत्तराखंड की बिटिया अंकिता भंडारी का कांड और उसके साथ जुड़े हुए बीजेपी के कांड और कुलदीप सेंगर जी के कांड सबको पता है। आप पढ़ते ना खुलवाएं तो ज्यादा डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। अब राधा नाचती नहीं है, अब राधा पढ़ के अंतरिक्ष में रॉकेट भेजती है। तो आप ये जुमले अब ना सुनाया करिए कि तेल होगा राधा नाचेगी। अब राधा नाचती नहीं है, राधा रॉकेट ले जाती है चांद पे। तो आप मेरी बहन है, महिला है, मेरे ख्याल से अगर सम्मान पूर्वक महिलाओं के लिए अगर बात करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं तो अपने आप को आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस महिला डिबेट में मुझे बुला के जो है मेरे को एक गौरवान्वित किया, मुझे अपना पक्ष रखने के, महिलाओं को लेकर रखने का मुझे मौका दिया। मैं कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक क्षण का मैं भी एक बहुत बड़ा जो है एक गवाह बनने जा रहा हूं और एक इसके साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। हाँ तो ठीक है ना रविंद्र जी, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आज से 15 साल बाद हम चर्चा कर रहे हो फिर कहें कि हमारे टाइम पे आया था ये बिल और उसके बाद अभी तक हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती हूँ। मैं अगर आज इसकी गवाह बन रही हूँ तो मैं बनी रहूँ। अब उसके बाद मुझे ये ना कहना पड़े कि हमारे जमाने में ऐसा हुआ था, अभी पता नहीं क्या है। ये इस पर भी रहना है ना राजेंद्र जी? यशी जी, मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे डिस्कस करना चाहूँ जी। यह महिला विधेयक बिल जब तक नहीं हो सकता जब तक आप आरक्षण, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण है उसमें आप संशोधन नहीं कर देते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की है, संसदीय कुछ उसमें वो हैं ऑब्स्टिकल्स जो ये कहते हैं कि 49% से ज्यादा रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का अभी एक रिसेंट ऑर्डर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी जाति का जो आरक्षण है उसे आप उसके आरक्षण कोटे में नहीं एडजस्ट कर, और ये तो एडिशनल 33% है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्या है कि जब ये बिल परिसीमन जब होगा तो परिसीमन से पहले इसमें एक जातिगत गणना होगी। जातिगत गणना के आधार पर पूरे देश का डाटा बनेगा। उनमें से बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां ओबीसी की संख्या ज्यादा है, वहां एससी की भी संख्या ज्यादा है, तो वो सीट ओबीसी महिला में जाएगी या एससी में जाएगी। इसलिए जो आप बात कह रही हैं कि हम 10 साल बाद या 12 साल बाद या 15 साल बाद, शायद हो सकता है उस समय रवि भाई हमारी पार्टी में आ जाए, तो ये फिर चर्चा। और ये है जब मैं भाजपा में था तो ये मोदी जी ने रखा था बिल। नरेंद्र मोदी कभी भी महिलाओं के लिए और पिछड़ी महिलाओं के लिए कभी जो है उनके मन में कोई प्रेम, कोई आदर, कोई सम्मान नहीं है। राजन जी देखिए, ये इस बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन हम ऐसे कैसे किसी के, पहली बात तो प्रधानमंत्री हैं, किसी के नहीं है। दूसरी चीज ये कि हम कैसे ये मान लें, नहीं हम ये कैसे मान लें कि वो महिलाओं के हित की बात नहीं करेंगे या वो महिलाओं के घोर विरोधी हैं। इस तरीके की बातें तो सिर्फ विपक्षी दल ही कर सकता है, हम नहीं मान सकते ना यहाँ बैठकर। और दूसरी बात ये, एक सेकेंड रुकिए जरा, अगर वो ये इनिशिएटिव ले रहे, देखिए एक चीज है, अभी जैसे उमा जी ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकते, ये इम्पॉसिबल नहीं है। और हो सकता है कि यदि मोदी जी की मंशा हो और ये परिसीमन जनगणना हो जाए और चुनाव होते होते उससे पहले ही ये बिल पास हो जाए, फिर क्या कहेंगे आप? फिर कैसे कहेंगे कि मोदी जी क्या महिलाओं के विरोधी हैं? कि अगर सरकार की मंशा हो ना तो किसी शहर में, किसी जिले में एक सुई तक चोरी नहीं हो सकती। सरकार की मंशा ऐसी होती है। अगर सरकार की मंशा होती तो ये अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं, जो वीआईपी है, वो खुलेआम ना घूम रहा होता। अगर सरकार की मंशा सही होती तो मणिपुर की गवर्नर जो है खुद एक महिला है, उन्होंने कहा कि मैंने 40 साल के सामाजिक जीवन में ऐसी बात नहीं देखी और मैं इतनी असहाय आज तक महसूस नहीं कर सकती। अगर इनकी मंशा है
तो इसे 2024 में करें, 6 महीने पोस्टपोन कर दे चुनाव, क्यों नहीं कर सकते अगर इनकी मंशा है? और आपको लगता है कि वो 6 महीने चुनाव पोस्टपोन करेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? कहलवा दो ना, माननीय राहुल गांधी से कहलवा दो, सोनिया गांधी से कहलवा दो कि भाई चिट्ठी इतनी जाती है, एक और चिट्ठी भिजवा दीजिए ना कि 6 महीने चुनाव पोस्टपोन करके आप जनगणना और प्रसीमन करा दीजिए, हम इंतजार करने के लिए तैयार है। आपको पता है कि आप भी ऐसा नहीं करेंगे, नहीं आपको पता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। बात उतनी ही प्रैक्टिकल करनी चाहिए जितनी की धरातल पर अच्छी लगे। मैं एक लाइन में एक बात कहूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की औकात नहीं है कि वो ओबीसी और एससी महिला के आरक्षण का विरोध करते। आप बताइए रविंद्र कुमार जी, क्या आप ओबीसी महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में हैं या नहीं है? अरे भाई, मैं तो आरक्षण के सबके पक्ष में हूँ भाई, मैं किसके विरोध में? ओबीसी महिलाओं के आरक्षण सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। आप राज्यसभा में आरक्षण महिलाओं को मिले, क्यों नहीं मिलना चाहिए आरक्षण राज्यसभा में? क्यों नहीं विधान परिषद में मिलना चाहिए? चले राजन जी, रुकिए राजन जी, मैं आऊंगी। अनिल थपलियाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी 2024 का जो स्टंट है ना, सारी डिबेट्स यहीं पे है। 543 सीट है। बाय दफे ये चुनाव से पहले अगर साम दंड भी 27 वर्ष, जैसे मैंने कहा कि इनको रिसर्च करने पे लगे, इसमें ना कमियां त्रुटियां जो रह गई, हो सकता है इनके पास इतने विद्वान हो, इतने टेक्निकल आदमी हो, इतने एक्सपर्ट हो पॉलिटिकल के या इस अधिनियम के विधेयक के, जो इसको जो पेंच फंस रहे हैं उनको फटाफट एक अनुच्छेद के अनुसार और कोर्ट से इधर उधर करके जोड़ दें और 2024 तक ये चुनाव के 3-4 महीने पहले कर देंगे तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं, यही डिबेट टिकती है। 543 सीटें हैं। भाजपा को पता है कि अब जो हमने कार्यकाल 14 साल गया है वो क्या है, कैसा है, किस तरह है। अब रह गया इनके पास 5 साल का समय, जो अब 1 साल का समय। 181 सीटें जो महिलाएं की होंगी, तो हम नहीं आ पाया तो कम से कम महिलाएं तो आ जाएं संसद में। ये 181 सीटों में से अगर 100 कुछ सीटें भी आती हैं तो महिलाएं मिक्स करके, लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, तो ये टोटल मिला के 2024 का चुनाव स्टंट है। आप इस डिबेट को लंबा न खींचे, वो हुआ था, ये हुआ था, ये 27 वर्ष था, या सीधा 2024 है। जहां तक मुझे लगता है, जो मैं कर रहा हूं इस पे, 2024 है। और ये निश्चित तौर पे है, जैसे अभी राजेंद्र जी ने कहा है, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो ओबीसी का आरक्षण डिलीट नहीं कर सकते। वो चाहे हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, वो विदेश के इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएं। क्यों? कि वो विधेयक जो एक बार अधिनियम के अनुसार बन चुका है और वो उनका हक है आरक्षण का। आपने सीधे सीधे ओबीसी महिलाओं को नकारात्मक कर दिया। अभी मेरे रविंद्र भाई कह रहे थे, प्रवक्ता भाजपा माननीय है, कि सामान्य महिलाएं भी उनके बीच में थी, जो ढोल नगाड़े के साथ बज रही थी। जो कार्यकर्ता थे, अभी आपने अपने मुंह से कहा, सुनिए, अभी आपने मुंह से कहा, जो कार्यकर्ता थे वो कार्यकर्ता ही नहीं समझ पाए कि ये बिल अभी पास हुआ नहीं हुआ, और कब होगा, क्या होगा, इसका कोई पता नहीं है। तो 2-4 महिलाएं अड़ोस पड़ोस जो कार्यकर्ता बनाना चाहती हैं, उनको लेके आ गए कि देखो जी, हमने बिल पास हो गया, मोदी जी ने बिल। अब उनको पूछो ये बिल है क्या, परिशीलन है क्या, या फलानी चीज है क्या इस बिल के अंतर्गत? अगर वो एक शब्द भी बता दें भाजपा की कार्यकर्ता, ये बिल तुम्हारे हित में कैसे है ये बता दीजिए, वो सिर्फ ये बोलेंगी कि मैं लोकसभा अगर सांसद बन के आती हूं तो मेरी सीट रिजर्व है, अगर मैं राज्यसभा जाती हूं तो मेरी सीट रिजर्व है। इसके अलावा आप ये बताइए, एक भी चीज आप पूछ लीजिए इन कार्यकर्ताओं। माननीय प्रवक्ता जी को ही मैं कह देता हूं कि सर 2 शब्द आप ही बताए। मैं चलो मैं तो अज्ञानी हूं, पर 2 शब्द आप बता दीजिए मुझे, इस बिल को कैसे पास किया जाए जो ओबीसी महिलाओं को आपने इधर कर दिया। अरे आप कोर्ट के परिसर में जाके जो अर्जी नवेश होता ना, उसको भी पूछना कि इस बिल में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्या होगा, वही ज्ञान दे देगा। कोर्ट जस्टिस तक तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं है ना, बड़ा वकील करने की जरूरत, वो बता देगा आपको कानून अच्छी तरह से। अरे भैया, इतने पेच है इसमें, इतने पेच हैं कि हो सकता है। पर मोदी जी को, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैं ये तो नहीं कहता। और अभी एक बहुत बड़ी बात कही है राजेंद्र जी ने, खैर मैं तो नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे वरिष्ठ रहे हैं वो,
और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं स्टूडेंट था, छात्र संघ में भी था, तो मैं बहुत समर्थक था उनका। नरेंद्र मोदी जी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की डिबेट में आज भी सुनता हूं, लेकिन उनके डिबेटों में दम होता था, वजन होता था। वो इंटरनेशनल में जब जाते थे, इंटरनेशनल की नीति, कूटनीति और षड्यंत्र सारी चीजें लेके आते थे। और आपने यहाँ जो उन्होंने यहाँ नींव रखी थी जब वो प्रधानमंत्री थे, जितने कार्यकाल में उनका रहा, वो उसको इन्होंने रामदेव की तरह ऋषि मुनियों ने तो खोज की थी योगा की, ओ यूं यूं करना, यूं करना। अब रामदेव पे इतना बड़ा स्टंट था कि उसने कहा मैं कैसे करूं, तो उसने वो योगा करना शुरू किया, कुछ लक भी रहा और वो फटाफट वो उसने सरासर से सिखाया। सारे जोगी जमटे जितने पब्लिक ने कहा अगर किसी का रोग, मैं ये किसी का रोग ठीक नहीं और उसका रोग अगर ठीक होगा तो ये बीजेपी का वो है। रविंद्र भाई हंसने की बात नहीं, आप मुझे बता अनिल जी रुके। उमा जी अगर आप कुछ कहना चाहती हैं बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद अंतिम प्रतिक्रिया में गिरधर जी आपके लूंगे। हाँ, उमा जी पास होगा ये बिल पास। यशी जी ये जो बिल पेश किया गया, मैं अनिल जी की बात से सहमत हूँ कि महिलाओं को खुद ही मालूम नहीं है। सुबह से मेरी पार्टी की 50 महिलाओं के फोन मेरे पास मुबारकबाद के लिए आ गए और मैं 10-10, 15-15 मिनट, आधा घंटा उनको समझा रही हूँ कि भाई इतना खुश होने। अनम्यूट कीजिएगा उमा जी। हैं जो पहले ठीक होनी जरूरी है और उसके बाद ही हम इस बिल को मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बिल है। देखिए रवि जी, मैं सबसे आगे होंगी महिला, एक राजनीतिक दल से जुड़ी हुई महिला भी हूं। अगर ये बिल, आरक्षण बिल जो है पास होता है तो कहीं ना कहीं प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर भी राजनीतिक इच्छा शक्ति आप लोगों की कितनी है, इस पर मेरा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आप लोगों के ऊपर है कि क्या वाकई में आप लोग करना चाहते हैं या सिर्फ ये एक चर्चा का विषय बना दिया, बातचीत हो रही है, हाँ करेंगे हाँ करेंगे हाँ करेंगे। लेकिन यशी जी फिर भी एक आपने कम से कम आपने पटल पर रखा, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। देश में चर्चा का माहौल बना, आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। रवि जी, मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कर दीजिएगा। अब इसको आप सिर्फ चर्चा का विषय मत बनाकर रखिए। रविंद्र जी फटाफट अपनी बात को पूरा करें, इसके बाद गिरधर जी आपके पास आती हूँ मैं। देखिए, मैं बताऊं, ये राहुल केजरीवाल की गारंटी नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे लोग फंस गए हैं। आज राजस्थान की एक मुझे वाकई लगा था कि रविंद्र जी आप कुछ गंभीर बात करने वाले हैं। तो सारी गारंटियां पूरी हो रही हैं, आप चिंता मत कीजिए। दिल्ली वाले बहुत देखिए, एक गारंटी को लेके आज वापस एलजी को ले ली आपने, बड़ी जल्दी राजस्थान में राजस्थान और कांग्रेस की बात नहीं करनी थी रविंद्र जी। मुझे लगा था आप वाकई सीरियसली जेन्युइनली कुछ इस बिल को लेकर कहेंगे, लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट्स फेल होगी। ना रोजगार हुआ, ना काला धन है, चलिए ना पेट्रोल, ना डॉलर। गिरधर जी अंतिम प्रतिक्रिया इस बिल पर आपकी चाहूंगी मैं। रविंद्र जी ठीक है, वक्त की कमी है चूंकि। गिरधर जी जी ना मोदी जी की सारी गारंटी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं कि मोदी जी की सारी गारंटी फेल हो गई, चाहे धारा 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक रहा हो, चाहे नल धन योजना, जन धन योजना रही हो, चाहे हर घर हर नल की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम मुझे तो लगता है सारी पूरी हुई हैं। ये लगभग यहाँ कुछ योजनाएं जो भाषणों में कही जाती हैं और संसद में कही जाती है, इसमें फर्क होता है। आप इसको फर्क नहीं करेंगे तो कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। कांग्रेस ने, अब इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि गरीब ना, तो अगर गरीबी हटाओ देश बचाओ। अरे तो गरीब हट गए क्या? इतने सालों में नहीं हटते हैं, वो हटते नहीं है। वो तो आपकी योजनाएं जो होती है, 80 करोड़ हो गए संसद में कही जाती है, आपके पास आंकड़ा नहीं है। उनको सबको 80 करोड़ लोगों उन सबको राशन दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन सुन लो, हाँ दिया जा रहा है, इसलिए कि ताकि वो सहायता मिले। थोड़ा बहुत गरीब अपने देश के कम पड़ जाते हैं, म्यांमार और बांग्लादेश आप मुझे बोलने देंगे? राजेंद्र जी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अभी कांग्रेस को यही नहीं पता कि उनकी सत्ता आने वाली है। वो सोच रहे हैं कि मोदी नहीं, अगले उसमें महिला बिल को, अगर महिला बिल आया है तो आपको क्यों नहीं विश्वास हो रहा कि अगले बार आप जब आएंगे 24 में तो आप इसे पूरा कर देंगे? आप क्यों सोच रहे हैं कि मोदी जी से हम ही लाएंगे, हम ही से ठीक करेंगे? नहीं, हमें ओबीसी और एससी आपने तमाम महिलाओं के 10-15 साल तक ये लोग 50 में भी हम रखेंगे। आपने ये बोला है कि 10-15 साल तक, सुन तो लीजिए, आपने बोला है 10-15 साल तक लटका के रखेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगली बार क्यों नहीं आपने कहा आपको विश्वास ही नहीं है अपने ऊपर कि हम लाएंगे। आपने एक बार भी नहीं कहा, आपने कहा 10-15 साल तक ये लटका के रखेंगे। ये क्यों रखेंगे लटका के? जब आपको विश्वास,
जब आपको विश्वास है कि हम कर लेंगे, आगे हमारी सरकार आ रही है अगली, आपको क्यों नहीं, आप पार्टी को आपको हम करेंगे सबको इसमें। विश्वास चलिए है। गिरधर जी, चूंकि हाँ, वक्त की आपने एक कमी बार है तो हम ये देखेंगे कि आखिर सरकार इसको अमली जामा कैसे पहनाती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे महिला आरक्षण को लेकर एक बिल पास किया गया है, पेश किया गया है कल, और उसमें कहीं ना कहीं अभी जातिगत जनगणना और साथ ही साथ परसीमन का क्लॉज जो है वो लगा है। अभी जनगणना होगी, उसके बाद परसीमन होगा, उसके बाद ये बिल पास होगा कहीं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारे विपक्षी दल हैं जिनके मन में संशय है कि क्या ये महज एक शगुफा है या महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। हालांकि ये देखना होगा कि क्या महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात कही जा रही है, क्या ये बिल पेश हो पाएगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।